हिस्ट्री क्लास 7 लेसन 6 शहर, व्यापारी एवं कारीगर। ज्योत्सना अपने माता पिता के साथ मदुरई घूमने के लिए गई हुई थी। वहाँ अनेक मंदिरों, बाजार की हलचलों, रेशम की साड़ी पर कढ़ाई करते हुए कारीगरों को देखकर उसके मन में शहर के विकास की जानकारी प्राप्त करने का विचार उत्पन्न हुआ। शहरों के अनेक रूप। पिछले वर्ष आपने प्राचीन भारत में शहरों के बारे में पढ़ा था। आइए इस बार मध्यकालीन शहरों के बारे में जानें। उस समय प्रमुख 4 प्रकार के शहर देखने को मिलते थे। इसमें कुछ शहर प्रशासन के केंद्र थे, कुछ शहर वाणिज्यिक व्यापारिक गतिविधियों एवं दस्तकारी के लिए मशहूर थे। कुछ शहर दूसरे तीर्थ यात्रा एवं मंदिर नगर के कारण महत्वपूर्ण थे। विदेशी व्यापार के कारण बंदरगाह पतन शहरों का विकास हुआ। कई शहर तो एक साथ ही शहरों के उपरोक्त विभिन्न रूपों को अपने में समाहित किए फल फूल रहे थे। प्रशासनिक नगर, ये मुख्य रूप से शासक वर्ग सत्ता केंद्र अर्थात राजधानियाँ थी। इन शहरों में अनेक राजमहल होते थे। इसमें शासक एवं उनके परिवार, अधिकारी, नौकर चाकर, सैनिक रहते थे। राजमहल में सभा कक्ष बने होते थे, जहाँ के शासक राजा अपनी प्रजा एवं अधीनस्थ अधिकारियों के लिए आदेश जारी करता था। शहरों में बाजार हुआ करता था, जहाँ नगरवासियों के अनाज, कपड़ा, आभूषण एवं दैनिक आवश्यकता की अन्य वस्तुएं बिक्री होती थी। दिल्ली के सुल्तान एवं मुगल शासकों ने व्यक्तिगत एवं राजकीय आवश्यकता की वस्तुओं की आपूर्ति के लिए शाही कारखानों के निर्माण किए। कारखानों के संबंध में आगे अध्ययन करेंगे। इस प्रकार के शहरों में दक्षिण भारत के कांचीपुरम, मदुरई, तंजावुर तथा उत्तर भारत में दिल्ली, आगरा, लाहौर आदि शहरों का नाम लिया जा सकता है। मंदिर नगर एवं तीर्थ स्थल, दक्षिण भारत में शासक, व्यापारियों एवं धनाढ्य लोगों के द्वारा देवी देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा, आस्था एवं भक्ति भाव को प्रकट करने के लिए मंदिर बनाया जाता था एवं ग्राम दान दिया जाता था। फलस्वरूप मंदिरों के पास अपार धन संपत्ति जमा हो गया था। मंदिरों के कर्ता धर्ता ने मंदिर के धन को व्यापारियों को ऋण देने में लगाया। इस प्रकार इन पवित्र केंद्रों के क्षेत्र विशेष के वाणिज्य व्यापार को प्रोत्साहित करने में कड़ी के रूप में काम किया, क्योंकि उस समय मंदिर ही बहुमूल्य वस्तुओं के सबसे बड़े उपभोक्ता थे। धीरे धीरे बड़ी संख्या में शिल्पकार, कारीगर एवं व्यापारी मंदिरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मंदिर के निकट बसते गए। दक्षिण भारत में 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच तंजावुर, कांचीपुरम, तिरुपति आदि मंदिर नगरों का विकास इसी तरह से हुआ। अजमेर शरीफ, भक्ति आंदोलन के विस्तार के कारण तीर्थ स्थलों का महत्व बढ़ा। धार्मिक आस्था के पवित्र स्थलों में विभिन्न क्षेत्रों से लोग पूजा पाठ एवं दर्शन के लिए आया करते थे। मथुरा, काशी, वृंदावन जो उत्तर प्रदेश में है, अजमेर, माउंट आबू जो राजस्थान में, सोमनाथ जो गुजरात आदि शहर तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। वाणिज्यिक नगर, नगर का एक बाजार, बंदरगाह पतन नगर, शहरों
के तैयार माल को दूसरे देश में ले जाने के लिए समुद्र के तटीय क्षेत्र में शासकों एवं व्यापारियों द्वारा बंदरगाहों का विकास किया गया। अंजुमन मणिग्रामम नानादेशी जैसे व्यापारी समुदायों के कारण तटीय बस्तियों का महत्व बढ़ा। शासकों के विशेष फरमानों के द्वारा विदेशियों, यहूदियों जिसमें ईसाई, अरबी लोग को तटवर्ती शहरों में बसने एवं व्यापार करने की छूट दी गई। गुजरात, जहां जैन व्यापारियों का बोलबाला था, पश्चिमी भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यहाँ के बंदरगाह भरूच एवं सूरत मध्यकाल में व्यापारिक केंद्र के रूप में फले फूले। भारत के पश्चिमी तट, अरब, फारस की खाड़ी और उसके आय के देशों के साथ व्यापारिक संबंध रहा। 10वीं से 12वीं शताब्दियों के बीच में थाना, गोवा, भटकल, मंगलूर, कोचीन जैसे बंदरगाह का विकास लंबी दूरी के व्यापार के कारण हुआ। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हुगली, मोटुपल्ली, मछलीपट्टनम दक्षिण पूर्वी व्यापार का मुख्य द्वार बन गया। अरब के घोड़े के व्यापारियों के कारण कर्नाटक एवं केरल के तटीय शहरों का महत्व बढ़ा। यूरोपीय व्यापारियों के आगमन के साथ पश्चिमी एवं पूर्वी सागर तट पर अनेक नए पत्तन और नगर विकसित हुए, जो धीरे धीरे उनके सैनिक एवं प्रशासनिक केंद्रों में बदल गए। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास इसके प्रमुख उदाहरण थे। शहरी परिदृश्य: अधिकांश शहर एक चहारदीवारी से घिरा होता था। इसमें एक अधिक प्रवेश द्वार होते थे। शहर की प्रमुख आबादी इस चहारदीवारी के अंदर निवास करती थी। सुनियोजित ढंग से बसाए गए शहरों में बाजार अलग से बनाए मध्यकाल का भारतीय शहर जाते थे। कई बार किसी खास वस्तु के व्यापार के लिए विशिष्ट रूप से जाने जाते थे। शहर में कई मोहल्ले बटे होते थे। अधिकतर मोहल्ले किसी खास जाति या उत्पादक समुदायों के नाम से जाने जाते थे। उदाहरण के लिए कुंजरी मोहल्ला, जो सब्जी बेचने वाले थे। मोचीवाड़ा जूता बनाने वाला था। मोहल्ला जरगरान सुनार का था। कूचा रंगरेज कपड़े बनाने वाले थे। शहरों में विभिन्न जाति, धर्म, व्यवसाय के लोग रहते थे। शासक अमीर एवं व्यापारी शहरों के सबसे धनी लोग थे। शहर के अधिकतर लोग मध्यम वर्ग के थे। इस वर्ग में छोटे मनसबदार, कर्मचारी, दुकानदार, साहूकार, चिकित्सक, चित्रकार, संगीतकार, सुलेखक, जो पांडुलिपियों की मूल प्रति लिखने वाला था, शामिल थे। धार्मिक कार्यों से जुड़े लोग, पंडित, उलेमा, सूफी संत आदि शहरों के निवासी थे। इन्हें आमतौर पर राज्यों से इनाम के रूप में कर मुक्त भूमि अनुदान में दिया जाता था, जो शहरों के आसपास होती थी। इसके अलावा सैनिक, नौकर, गुलाम, कारीगर इत्यादि निम्न स्तर के लोग भी शहरों में निवास करते थे। ये लोग उच्च वर्ग के लोगों के यहाँ काम करके अपनी आजीविका चलाते थे। आप अपने निकट के शहर का भ्रमण कर वहाँ निवास करने वाले विभिन्न धर्म, जाति एवं व्यवसाय से जुड़े लोगों का पता लगाएं तथा उनके खान पान, पोशाक एवं व्यवसायों की जानकारी प्राप्त करें। व्यापार की दशा एवं दिशा: शहरों का मुख्य आकर्षक वहाँ की मंडियाँ एवं बाजार थे। प्रांतों की राजधानियाँ तथा समुद्र के तट के किनारे स्थित शहरों ने व्यापार वाणिज्य की गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन शहरों के बाजारों में देश विदेश के व्यापारी क्रय विक्रय किया करते थे। व्यापारी लोग शहरों की खपत से अधिक तैयार वस्तु को ले जाकर दूसरे स्थान पर बेचने लगे। इस काल के भीतर व्यापार आंतरिक व्यापार में विस्तृत होने का पता चलता है। प्रत्येक कस्बा, छोटे शहर में हाट या बाजार होता था। इसके अलावा नियत समय, सप्ताह एवं मासिक या वार्षिक पर लगने वाले मेलों में व्यापारी आते थे और वस्तुओं की खरीद बिक्री होती थी। फेरी लगाकर माल बेचने वाले व्यापारियों का एक वर्ग था, जो
लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते थे। इसके अतिरिक्त राजपूताना क्षेत्र के बंजारे अनाज, नमक, चीनी, मक्खन आदि वस्तुएं सैकड़ों बैलों पर लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। बंजारा लोग घुमंतू व्यापारी थे। उनका कारवा टांडा कहलाता था। अध्याय 3 में पढ़े होंगे कि अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का उपयोग नगर के बाजारों तथा अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर अपनी आत्मकथा तुजुक जहांगीरी में लिखा है कि बंजारे भिन्न भिन्न क्षेत्रों से अनाज ले जाकर शहरों में बेचा करते थे। वे मुगलों के सैनिक अभियान के दौरान सेना के लिए खाद्य वस्तुओं की ढुलाई का काम भी करते थे। बंजारे 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी ने बंजारों का वर्णन किया है। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों के एक टाड़ा से हुई जिसमें 1400 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते थे। एक टाड़ा में कई परिवार होते थे। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता था जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। गाय बैल उनके पास होते थे। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से वे खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं वहाँ वह महंगा है। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें लाते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। टाड़ा में 6 से 700 लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा का सफ़र नहीं करते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। पता करें कि आजकल गांव से शहरों तक अनाज ले जाने का काम कैसे होता है। यह बंजारों के तौर तरीकों से किस तरह भिन्न या समान है। क्या आपके गांव, कस्बे या शहर के आसपास मेला का आयोजन होता है? आप यह जानकारी प्राप्त करें कि मेले में कौन कौन सी वस्तुएं खरीदी बेची जाती हैं। बड़े पैमाने के व्यापार कुछ विशेष व्यापारी समुदाय की समिति या उत्तरी भारत में मुल्तानी, गुजराती, बनिया तथा दक्षिण भारत के मलय, चट्टी एवं मूरो, अरब, तुर्की, खुरासानी मुस्लिम व्यापारी कुछ ऐसे व्यापारी समूह थे जिन्होंने दूर से देशों के साथ व्यापार संबंध बनाए। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सूरत, भरूच, खंभात, जो कैम्बे, कालीकट, गोवा जैसे बंदरगाह पश्चिमी देशों के साथ मसाला, सुस्ती, कपड़ा, नील, जड़ी बूटी के व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। इन वस्तुओं को जहाज़ों में भरकर फारस की खाड़ी एवं लाल सागर के बंदरगाह को भेजा जाता था, जहां से वेनिस एवं जेनोआ के व्यापारी इन्हें यूरोप के देशों में ले जाते थे। बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में स्थित बंदरगाहों सतगांव, पुलिकत, मछलीपट्टनम, नागपट्टनम से कपड़ा, अनाज, खाद्य सामग्री, सूती धागा इत्यादि वस्तुएं दक्षिण पूर्व एशिया को भेजा जाता था। यूरोप के देशों से ऊनी वस्त्र, सोना, चांदी भारत लाया जाता था। पूर्वी अफ्रीका से हाथी दांत, मध्य एशिया से खजूर, ताजे फल, सूखे मेवे अरब व्यापारियों द्वारा भारत लाए जाते थे। चीन से रेशम तथा दक्षिण पूर्व एशिया से मसाला भारत आने वाली प्रमुख वस्तु थी। फारस की खाड़ी से हरमुज के रास्ते घोड़े, मोती, रेशम, कालीन आदि आयात की वस्तुएं थी। गुलामों को भी इसी रास्ते से लाया जाता था और उसकी खरीद बिक्री की जाती थी। व्यापारिक मार्ग, यातायात एवं विनिमय के साधन।
सड़कों का विस्तार जाल बंदरगाहों को एक दूसरे से जोड़े हुए था। इनके द्वारा बाजारों एवं नगरों के बीच वाणिज्य व्यापार होता था। अल बरूनी ने अपने विवरण में 15 व्यापारी मार्गों का उल्लेख किया है। मुख्य व्यापारी मार्ग, व्यापारिक मार्ग। मानचित्र देखकर विभिन्न शहरों एवं बंदरगाहों को जोड़ने वाले मार्गों की पहचान करें। सड़कों के अलावा भारत के पश्चिमी एवं पूर्वी तटों के साथ लगे समुद्री मार्गों ने भी विदेशी व्यापार संपर्कों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैदानी इलाकों में सामानों को लाने ले जाने का मुख्य साधन बैलगाड़ियाँ थी, लेकिन जहाँ ये नहीं चल पाती वहाँ सामानों को ढोने के लिए बैल, खच्चर, ऊँट एवं आदमियों का इस्तेमाल किया जाता था। नावों का उपयोग जल मार्ग पर होता था, जबकि बड़े जहाज़ों समुद्र में चलते थे। वस्तुओं की खरीद बिक्री में सिक्के विनिमय प्रमुख साधन था। जिस सिक्के सोने, चांदी, तांबे के बने होते थे। इस काल में दिरहम, जीतल, टका, दिल्लीवाल, बहलोली, स्वर्ण मुहर आदि सिक्के के प्रचलन का प्रमाण मिलता है। मुगल काल में रुपया और दाम मुख्य मुद्रा थी। व्यापारियों का एक वर्ग सर्राफों का था, जो व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। सर्राफ सिक्के के धातु शुद्धता और वजन की जांच तथा धातु की विनिमय दर निर्धारित करते थे। वे बैंकर के रूप में लोगों के पैसे का लेन देन भी करते थे और हुंडियाँ भी जमा करते थे। हुंडी कागज पर लिखा एक वचन पत्र होता था, जिसके द्वारा किसी स्थान और समय पर लिखी गई राशि देने की व्यवस्था की जाती थी। इसका आरंभ वाणिज्यिक कार्यों के लिए मुद्रा के रूप में अधिक धन को लेकर जाने वाले खतरे का ध्यान में रखकर हुआ। सभी विदेशी व्यापारियों ने भारतीय साहूकारों की ईमानदारी की प्रशंसा की। व्यापारियों का संगठन। व्यापारी समुदाय ने अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापारी संघ बनाए। दक्षिण भारत में कई व्यापारियों संघों का उदय हुआ। अभिलेखों में इस संगठनों को समाया कहा गया। इसका आशय है कि सदस्यों के बीच सहमति से पैदा हुआ संगठन। प्रत्येक व्यापार संघ की एक सभा होती थी। संघ आम तौर पर एक प्रमुख के अधीन काम करती थी, जिसका चुनाव संघ के सदस्य करते थे। संघ अपने सदस्य और कार्य करने के तरीकों के लिए स्वयं नियम कानून बनाती थी। यदि सदस्य संघ के नियमों को तोड़ते थे तो वह सदस्यों को सजा दे सकता था तथा उनको निकाल सकता था। संघ के प्रमुख अपने व्यापारी सदस्यों के प्रतिनिधि के रूप में राजा से मिलकर बाजार में बिकने वाली वस्तुओं पर लगने वाली चुंगी अथवा कर को तय करने का काम करते थे। वे वस्तुओं के दाम भी तय करते थे। दक्षिण भारत में दो महत्वपूर्ण व्यापार संघ थे, नाना देशी एवं मणिग्रामम। इसका व्यापार चीन, श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ था। आप शिक्षक की मदद से पता लगाएं कि वर्तमान समय में किसी व्यापारी व्यवसाय के संबंधित क्या ऐसे संघ कायम है। आप ऐसे संघों के गठन एवं कार्यकलाप की जानकारी प्राप्त करें। नगरों के कारीगर। मध्ययुगीन शहरों में कारीगर शिल्प अपने व्यवसायों को बरकरार रखे हुए थे। अधिकांश व्यवसाय स्थानीय रूप से जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए जाते रहे थे। कई शहर अपने विशिष्ट उत्पादों के लिए मशहूर था। इसके अतिरिक्त राजकीय कारखाने भी थे, जो दिल्ली के सुल्तानों एवं मुगल बादशाह के द्वारा स्थापित किए गए थे। इन कारखानों में शासन एवं उसके परिवारों तथा राज्य की आवश्यकता की वस्तु बनाई जाती थी। वस्त्र एवं कढ़ाई करता हुआ कारीगर। वस्त्र पर कढ़ाई करता हुआ कारीगर। 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी यात्री बर्नियर मुगल राजधानी दिल्ली आया।
था और उसने कारखानों में काम होते देखा। वह लिखता है कि गढ़ी के भीतर अनेक स्थानों पर बड़े बड़े कमरे देखे जा सकते हैं, जिन्हें कारखानों या कारीगरों की कर्मशालाएं कहा जाता है। किसी एक कमरे में एक उस्ताद की निगरानी में कारीगर काशीदाकारी करने में लगे हैं। दूसरे कमरे में स्वर्णकार, तीसरे कमरे में चित्रकार, चौथे में लाख की पालिश करने वाले, पांचवें में जड़िए, दर्जी, मोची, छठे में रेशम बनाने वाले, कलावत का काम करने वाले अर्थात ऐसी बारीक मलमल बनाने वाले जिन पर खूबसूरत कढ़ाई की जाती है। कारीगर हर रोज़ सुबह अपनी कर्मशाला में आते हैं और सारा दिन वहाँ काम करते हैं। शाम को अपने घर लौट जाते हैं। कसीदा करने वाले अपने बेटे को काशीदा, स्वर्णकार अपने बेटे को स्वर्णकार और शहर का हकीम अपने बेटे को हकीम होने का प्रशिक्षण देता है। कोई भी अपने धंधे या व्यवसाय से बाहर विवाह संबंध स्थापित नहीं करता। इस प्रथा का पालन करने में हिंदू और मुसलमान दोनों ही समान रूप से कट्टर है। बर्नियर द्वारा वर्णित मुगल कारखानों में करने वाले कारीगरों की सूची बनाए और सोचकर बताए कि कारखाने में बनी वस्तुओं का उपयोग किस वर्ग के लोग करते थे। भारत में वस्त्र निर्माण की प्राचीन काल से ही एक प्रमुख व्यवसाय है। ढाका का मलमल सारे संसार में अपनी बारीकी के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत में कांचीपुरम एवं मसूलीपट्टनम सूती वस्त्र निर्माण के मुख्य केंद्र थे। खंभात के रेशमी कपड़ों की मांग इतनी अधिक थी कि अलाउद्दीन खिलजी को उसकी बिक्री नियंत्रित करनी पड़ी थी। कश्मीर 19 साल के लिए विख्यात था। बर्तनों पर सोने चांदी सुंदर जराऊ कार्य के लिए बीदर प्रसिद्ध था। पांचाल समुदाय, जिसमें सुनार, कसेर, लोहार, राजमिस्त्री, बढ़ई शामिल थे। मंदिरों, राजमहलों, भवनों के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। कांस्य की बनी चोल कालीन मूर्तियाँ कारीगरी का उत्कृष्ट नमूना है। चोल कांस्य मूर्तियाँ लुप्त मोम विधि से बनाई जाती थी। लुप्त मोम तकनीक। इस तकनीक के अंतर्गत मोम की एक मूर्ति बनाई जाती है। इसके ऊपर मिट्टी की परत चढ़ाई जाती है। इसके बाद इसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। सूखने के बाद उसे गर्म किया जाता है, जिससे मोम पिघल जाता है और सांचा रह जाता है। सांचे में पिघली हुई धातु भर दिया जाता है। धातु ठंडी होकर जब ठोस हो जाती है तो मिट्टी को सावधानी से हटा दिया जाता है और उसमें से निकली मूर्ति को पॉलिश कर चमका दिया जाता है। नटराज, शिव की कांस्य प्रतिमा। क्या आज धातु की मूर्तियाँ इस तकनीक से बनाई जाती हैं? पता लगाएं। यूरोप के देश व्यापार उद्देश्य से भारत के मसालों एवं कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे। 1998 ईस्वी में पुर्तगाल के निवासी वास्को डी गामा आशा अंतरीप की यात्रा करते हुए कालीकत पहुंचा। पुर्तगाल भारत में व्यापारिक पैठ जमाने वाला पहला यूरोपीय देश था। पुर्तगाल ने अपने मजबूत एवं श्रेष्ठ जहाजी शक्ति का इस्तेमाल कर हिंद सागर से लाल सागर के समुद्री मार्ग पर एकाधिकार जमा लिया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत के तटीय क्षेत्र गोवा, कालीकट, कोचीन, हुगली, मैलापुर में 9 सैनिक अड्डे स्थापित किए। काली मिर्च, सोरा, सूती कपड़े, घोड़े उनके व्यापार के मुख्य वस्तु थी। उन्होंने अपने व्यापारिक एकाधिकार को बनाए रखने के लिए कार्टज यानी पारपत्र जारी करने की व्यवस्था प्रारंभ की।
यह एशियाई समुद्र में जहाज़ों के आने जाने के लिए एक प्रकार का आज्ञा पत्र था। इसके न होने पर माल लूटकर जहाज़ को जब्त कर लिया जाता था। आज्ञा पत्र कार्ड देने के बदले एक निश्चित धनराशि ली जाती थी। हिंद महासागर का व्यापार, पुर्तगालियों का किला, अन्य बंदरगाह, समुद्री मार्ग। 17वीं शताब्दी में यूरोप के अन्य देश इंग्लैंड, हॉलैंड एवं फ्रांस के व्यापारियों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। इस यूरोपीय कंपनी ने व्यापार की सुविधा के लिए भारत के विभिन्न शहरों एवं तटीय इलाकों में गोदाम की स्थापना की। व्यापारिक कोठियों की स्थापना के लिए उन्हें शासकों की अनुमति लेनी पड़ती थी। यूरोपीय कंपनियों के व्यापार के प्रसार से पुर्तगालियों के व्यापारिक क्रियाकलाप कम होने लगे। यूरोपीय कंपनी अपने व्यापारिक स्वार्थ के लिए आपस में संघर्ष करने लगी। उन्हें भारतीय शासकों एवं व्यापारियों से भी मुकाबला करना पड़ा था। अंततः इस संघर्ष में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड के व्यापारी सफल रही और भारत में सर्वाधिक सफल राजनीतिक एवं वाणिज्यिक शक्ति के रूप में उभरकर सामने आई। यूरोपीय व्यापारियों के आगमन के बाद यूरोप के देश में भारतीय सूती कपड़ों की मांग में तेजी आई। अधिक से अधिक लोग वस्त्र निर्माण से संबंधित कार्य, कताई, बुनाई, धुलाई आदि व्यवसाय को अपना लिया। लेकिन इस काल में दस्तकारों की स्वतंत्रता घटने लगी। यूरोपीय कंपनियों भारत में दस्तकार कारीगरों को अग्रिम राशि देती थी तथा उनसे उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करवाती थी जिनकी मांग यूरोप में देशों में अधिक थी। इस कार्य में भारतीय व्यापारी यूरोपीय कंपनियों के एजेंट के रूप में काम करते थे। इसे दादनी व्यवस्था कहते थे। मानचित्र 8 को देखिए और बताएं कि भारत में विदेशों की जाने वाली एवं विदेशों से भारत आने वाली कौन सी वस्तुएं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके अंतर्गत कई व्यापारी एक साथ मिलकर साझेदारी में कंपनियां बनाते थे। किसी भी व्यापारी गतिविधि से जुड़े लाभ हानि से वे सभी बराबर के साझेदार होते थे। शहरों के बदलते स्वरूप। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की कोठियों का निर्माण किया। यहाँ आयात निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं को रखा जाता था। कोठियों में कंपनी के दफ्तर एवं कर्मचारियों के लिए आवास भी बने होते थे। सुरक्षा के लिए कोठियों की घेराबंदी की जाती थी। किलेबंदी कोठियों के बाहर भारतीय व्यापारियों, दस्तकारों एवं शिल्पकारों को बसाया गया जो कंपनी के लिए व्यापारिक वस्तुओं का उत्पादन करते थे। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई शहरी केंद्र के रूप में उभरे जो आज भारत के प्रमुख महानगर हैं। कोलकाता स्थित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक कोठी फोर्ट विलियम का चित्र। पटना की पृष्ठभूमि एक नज़र। वर्तमान पटना का इतिहास प्राचीन पाटलिपुत्र से जुड़ा हुआ है। व्यापारिक महत्व के कारण पट्टन शहर या नगर से पटना शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। मध्यकाल में पटना अजीमाबाद नाम से भी काफ़ी प्रचलित था। अन्य मध्यकालीन नगरों के समान पटना दीवारों से घिरा था जिसमें कई बड़े बड़े दरवाजे थे। पटना सिटी में पश्चिमी एवं पूर्वी दरवाजा आज भी देखा जा सकता है। गंगा तट पर पटना। अफगान मुगल काल में बिहार सूबे का एक नाजिम या सूबेदार होता था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब का पोता अजीम उल शान बिहार का सूबेदार बना। आजिम ने पटना को एक नए ढंग से बसाया और इसे अजीमाबाद का नाम दिया। उसने मोहल्लों को बसाने का काम इस प्रकार किया कि अजीमाबाद की सुंदरता बढ़ गई। लोदियों के मोहल्ले का नाम
लोधी कटरा पड़ा। इस मोहल्ले के पास मुगल सेना का अधिकारी जहाँ रहते थे उसे मुगलपुरा कहा गया। शेरशाही परिवार के रहने की जगह कैबा सिकोह के नाम से जाना जाता था। उलेमा, साहित्यकार, कवि, शायर का मोहल्ला मैदाने फसाहत के नाम से बसा। सदर उस सुंदर मुख्य न्यायाधीश का निवास स्थान सदर गली के नाम से मशहूर हुआ। हिंदू उमरा अधिकारी के कारण दीवान मोहल्ला आबाद हुआ। पटना में मोहल्लों का नाम पेशे के आधार पर पड़ा। उसमें एक मोहल्ला ठठेरी बाजार है। तांबे एवं पीतल के बर्तन बनाने वाले सैकड़ों परिवारों के कारण इस मोहल्ले का नाम ठठेरी बाजार पड़ा। जिस गली में सोने के लिए तीर और कमान बनाए जाते थे, सेना के लिए तीर और कमान बनाए जाते थे, उसका नाम कमा नगर की गली कहलाता था। आज यह कमंगर गली के नाम से जाना जाता है। पान बेचने वाले का मोहल्ला पानदारी, नमक का बाजार नून गोला, चावल का बाजार चौहट्टा, गुड़ का बाजार गुड़हट्टा आदि। 17वीं शताब्दी में अंग्रेज एवं डच व्यापारी कंपनियों के प्रयास से पटना एवं प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन चुके थे। अनेक जैन व्यापारी पटना में बसना शुरू कर दिए थे, जिनमें सबसे धनी व्यापारी हीरानंद शाह था। यूरोपीय व्यापारियों के माध्यम से पटना का व्यापार मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, अफ्रीका के तटवर्ती क्षेत्रों और यूरोप के देशों के साथ उन्नत रूप में होता था। यूरोप के व्यापारियों की अभिरुचि सूती वस्त्र, नील एवं सोने के प्रति प्राप्ति में थी। अंग्रेजों द्वारा पटना सिटी के गुलजार बाग मोहल्ले के गंगा नदी के किनारे एक व्यापारिक कोठी 1620 ईस्वी में बनाई गई थी। इस कोठी का मुख्य द्वार गंगा नदी की ओर था। यह कोठी ऊंची दीवारों से घिरी थी। पटना से अंग्रेज सोना प्राप्त करते थे क्योंकि यूरोप में इसकी खूब मांग थी और इससे बारूद बनाया जाता था। पटना के आसपास के क्षेत्र से सोना इकट्ठा किया जाता था और इसे नाव द्वारा गंगा के रास्ते हुगली फिर वहां से यूरोप ले जाया जाता था। पटना के चावल और चीन बंगाल के बाजारों में जाता था। पटना के निकट लखावर कपड़ा उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। यहाँ देश विदेश के व्यापारी आते थे और माल खरीदते थे। बिहार में बड़े पैमाने पर रेशम वस्त्र बनाया जाता था। 1620 से 21 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पटना में रेशम से धागे बनाने का कारखाना का निर्माण किया गया था। 1580 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने टकसाल सिक्का बनाने का केंद्र स्थापना की थी। 1705 ईस्वी में अजीम के समय में यहाँ बनाए गए सिक्कों पर अजीमाबाद शब्द का प्रयोग किया गया। पटना शहर की पूर्वी सीमा पर माल सलामी मोहल्ला मुगल काल में व्यापारिक सामान या माल पर चुंगी सलामी की वसूली का केंद्र था।